जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर का चैप्टर 4 देखेंगे, जिसमें हम अनुवाद के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। आपने ध्यान दिया हो, पहले के 3 चैप्टर जो हमने कराए हैं वो दो क्लासेस में कराए हैं, क्योंकि वीडियो आपके लिए जिससे बड़ी ना हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक एक टॉपिक हमने पहले के 3 चैप्टर्स के अच्छे से कराए हैं। उसको आपने नहीं देखा तो पहले जाइए, आप चैनल पर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी क्लासेस। तो चलिए देखते हैं अनुवाद के क्षेत्र क्या हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीए फोर्थ सेमेस्टर की सभी क्लासेस, पूरा सिलेबस यहाँ पर कराया जाएगा। साथ ही आपको नोट्स दिया जाता है, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वहाँ पे सभी क्लासेस की नोट्स प्राप्त हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं अनुवाद के क्षेत्र क्या क्या हैं, अर्थात अनुवाद का प्रयोग किन क्षेत्रों में होता है। पहले हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, अनुवाद के क्षेत्र का मतलब क्या होता है। कहना अतियुक्ति नहीं है कि आधुनिक युग में अनुवाद का क्षेत्र बहुत व्यापक है। ऐसा कहना एक अतियुक्ति नहीं मानी जाएगी कि अनुवाद का जो क्षेत्र है वह बहुत व्यापक है। इसका कार्य एक भाषा की कृति को दूसरी भाषा में अनुदित करना मात्र नहीं है, अपितु मानवीय सभ्यता के क्षेत्र में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अर्थात जो अनुवाद है उसका बस यही कार्य नहीं है कि एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना, बल्कि मानवीय सभ्यता के क्षेत्र में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। समस्त विश्व को एक परिवार के रूप में देखने की परिकल्पना को साकार करने में अनुवाद अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। परिवार का मतलब क्या होता है? एक दूसरे की बातों को लोग समझें, लेकिन अलग अलग भाषाओं के हो जाने की वजह से अलग अलग देशों के लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते। इसीलिए अनुवाद को एक बहुत ही अच्छा साधन, उपयोगी साधन माना जाता है। भाषा वैभिन्न मनुष्य को मनुष्य से अलग करता है, अर्थात जो अलग अलग भाषाओं को जानने वाले लोग होते हैं, अलग अलग मनुष्यों को वह अलग कर देते हैं। कभी कभी तो भाषाएं मनुष्य को अत्यंत संवेदनहीन बना देती हैं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही भाषागत वैविध्य तथा भाषागत विद्वेष है। जो हमारी राष्ट्रीय एकता की जो भावना है, अगर हम अपने भारत देश में ही देखें तो हमारे देश में एक भाषा तो है नहीं, लगभग 32 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। आप अगर उनको देखें तो हर एक भाषा आपके समझ में नहीं आ सकती है। अलग अलग भाषाओं को सीखना आपके लिए ज़्यादा उचित भी नहीं होगा, क्योंकि आप इतनी सारी भाषाएं सीखेंगे तो पढ़ना कब होगा आपका। इसलिए ही अनुवाद का एक साधन यहाँ पर अपनाया गया है। जैसे कि अगर आप अनुवाद करके बंगाली में मान लीजिए कोई उपन्यास लिखा गया है, बहुत ही एजुकेशनल है और आपके लिए मोटिवेशनल भी है, उसमें कुछ मतलब मोरल उसका बहुत अच्छा है। वह उपन्यास आप पढ़ना चाहते हैं और आपको वह भाषा नहीं आती है, तो कैसे पढ़ेंगे, उसको कैसे समझेंगे? अनुवाद के माध्यम से ही उसका अनुवाद करके, हिंदी अनुवाद करके उस उपन्यास का फिर से प्रकाशित किया जाएगा हिंदी में, तब आप पढ़ेंगे और आपको वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। आपके लिए भी यह आसान हो जाएगा कि आपको वह भाषा सीखनी नहीं पड़ी और उस भाषा में लिखे गए अनुवाद को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, पढ़ लिया। अनुवाद के द्वारा राष्ट्रीय एकता की इस बाधा को दूर किया जा सकता है। एक भाषा के साहित्यकार दूसरी भाषा के साहित्य में अनुवाद होने से उन दोनों भाषाओं का प्रयोग करने वाले व्यक्ति भावनात्मक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं। इस प्रकार अनुवाद संपूर्ण विश्व के मानव समाज को भावनात्मक रूप से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अनुवाद का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। हमने जो अभी भी वह व्याख्या करके आपको समझाया, उससे आपका निष्कर्ष क्या निकलता है कि अनुवाद का क्षेत्र जो है वह अत्यंत विस्तृत है। अनुवाद के इस व्यापक क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए कतिपय उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है जो उसके क्षेत्र की संरचना करते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको हम बताएंगे कौन कौन से तथ्य हैं। पहला तथ्य क्या है? विश्व साहित्य की परिकल्पना। कुछ समय पूर्व तक विश्व साहित्य की कल्पना करना आधारहीन माना जाता था, क्योंकि अलग अलग देश की अलग अलग भाषाएं होती थी। जब भाषा ही नहीं समझेंगे तो एकता कैसे होगी? विश्व साहित्य जो है वह एक कैसे होगा? पर जैसे जैसे विश्व की प्रसिद्ध कृतियों को अन्य भाषाओं में अनुवाद कर बढ़ता जा रहा है, इस कल्पना के साकार होने की संभावना बढ़ती जा रही है। जो अलग अलग विश्व में अलग अलग देशों की जो कृतियाँ हैं, जो रचनाएँ हैं, वो अन्योन्य मतलब अनेकों भाषा में जब अनुवाद हो रही हैं, अन्य अन्य भाषा में जब अनुवाद हो रहा है, उनका बढ़ता जा रहा है, तो इससे जो वह कल्पना है हमारी साकार होने की, उससे संभावना हमें दिखती है या बढ़ती जा रही है। एक प्रकार से हम देखेंगे, एक देश के निवासी किसी दूसरे देश के निवासियों के साथ भावनात्मक वैचारिक लगाव का अनुभव एक दूसरे की कृतियों पढ़कर जितना कर सकते हैं, उतना अन्य किसी माध्यम से नहीं कर सकते हैं। क्या कहने का मतलब है? जो अलग अलग देश के जो निवासी होते हैं
उनकी भावनात्मक और वैचारिक जो उनके विचार हैं उसको जितना उनकी कृतियों को पढ़ कर समझ सकते हैं उतना और किसी भी माध्यम से नहीं समझ सकते। किसी की कृति पढ़ने से हमें क्या पता चलता है कि वह क्या विचार करता है, उनकी भावनात्मक दृष्टि कैसी है। उदाहरण के लिए यदि हमें भारतीय साहित्य की कल्पना को साकार करना है तो समस्त भारतीय भाषाओं में उपलब्ध साहित्य का सभी भाषाओं में कम से कम किसी एक भाषा में अनुवाद करना होगा। किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा क्यों माना जाता है? क्योंकि जितने भी अलग अलग भाषाएं हमारे देश में उपस्थित हों उनका एक जो हमारी राष्ट्रभाषा हो उसमें प्रकाशन उपलब्ध कराया जाए जिससे हर कोई समझ सके। एक भाषा के साहित्य का दूसरी भाषा में अनुवाद उन दोनों भाषा भाषियों को एकता के सूत्र में आबद्ध करता है। आगे हम देखेंगे अनुवाद का क्षेत्र कितना विस्तृत है। इसको स्पष्ट करने के लिए दूसरा तथ्य क्या है? वार्तालाप। वार्तालाप भी अनुवाद के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। हर व्यक्ति सामान्य रूप से अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है परंतु कभी भी वह अन्य भाषा का भी प्रयोग करता है। ऐसा करना अनुवाद का ही एक स्वरूप है, रूप है, क्योंकि व्यक्ति किसी विषय पर विचार करने का कार्य अपनी मातृभाषा में ही करता है। अगर आप जो है इंग्लिश में किसी से बात कर रहे हैं, व्हाट इज़ योर नेम, तो अपने आपसे पूछा गया व्हाट इज़ योर नेम, तो अपने मन में आप जो विचार करेंगे वह हिंदी में ही करेंगे कि मेरा नाम जो भी है, आपका जो नाम हो, जैसे कोई भी नाम आप ले लीजिए, हर्ष ले लीजिए, जैसे आपको कहना है मेरा नाम हर्ष है, तो आप सोचेंगे जो विचार करेंगे वह तो हिंदी में ही करेंगे। उसके बाद आप ट्रांसलेशन करके बताएंगे माय नेम इज़ हर्ष। तो इसका कहने का मतलब क्या है? वार्तालाप भी जो अन्य भाषाओं में आप करते हैं उसमें भी अनुवाद होता है, क्योंकि आप सोचते तो अपनी मातृभाषा में हैं, हम यहाँ के लोग हैं, हम हिंदी में सोचेंगे उसके बाद इंग्लिश में बोलेंगे। अब बिहारी लोग बिहारी बोलेंगे, भोजपुरी बोलेंगे मान लीजिए, और फिर आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपसे बात करेंगे। तो यह बात होती है वार्तालाप में कैसे अनुवाद प्रयोग होता है, जो हमने आपको बताया। फिर अपने मन में दूसरी भाषा में उसका अनुवाद करते हुए उसे प्रकट करता है। यही कारण है जब व्यक्ति किसी अन्य भाषा को प्रयोग करता है उस पर भी उसकी मातृभाषा का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य दृष्टिगत होता है, क्योंकि विचार तो वह अपनी मातृभाषा में ही करता है। उदाहरण के लिए केरल प्रांत से बहुत सी लड़कियां नर्स के रूप में देश के अन्य प्रांतों में जाती हैं। केरल में जो नर्स होती हैं वह बहुत से प्रांतों में जाती हैं। मान लीजिए वह उत्तर प्रदेश में आने पर उन्हें हिंदी सीखनी पड़ती है, क्योंकि तभी रोगियों की समस्या को समझ सकती हैं। अब वो यहाँ पर आई, हिंदी उन्हें पता ही नहीं है, केरल में जो भाषा है वही जानती हैं, तो वह रोगियों की समस्या को जान ही नहीं पाएंगी, परंतु उनकी हिंदी के उच्चारण पर उनकी मातृभाषा का प्रभाव स्पष्ट रहता है। अंग्रेज लोग को ही देख लीजिए, वो आपको आएंगे, आप में मिलेंगे, हिंदी बोलने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो बोलते ही ऐसे हैं कि उनको आपको पता लग जाएगा कि वह अंग्रेज हैं। जैसे आपसे बात करेंगे तो वह बोलेंगे हम बोल रहे हैं क्या कर रहे हो, तो वो बोलेंगे क्या कर रहे हो, ऐसे करके थोड़ा आवाज़ में मातृभाषा उनकी झलक जाती है। आगे हम देखेंगे अगला तथ्य हमारा क्या है। अगला है हमारा धर्म। हर धर्म की अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है। जैसे हिंदू धर्म का जो भाषा विशिष्ट है वह संस्कृत है, ईसाई धर्म की भाषा लैटिन है, मुस्लिम धर्म की भाषा अरबी है, बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। परंतु किसी विशेष धर्म के अनुयायी ही उसकी भाषा का ज्ञान रखते हैं। किसी एक धर्म विशेष से संबंधित का ज्ञान दूसरे धर्मावलंबियों को कराने के लिए उसका अनुवाद उन विभिन्न भाषाओं में करना होता है। जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जो अंग्रेज यहाँ पर आए थे अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, तो उनकी जो बाइबल होती है उसको उन्हें हिंदी में अनुवाद करना पड़ा था। जैसे कि अगर वो आपको इंग्लिश में प्रचार करेंगे और आपको इंग्लिश आती ही नहीं, तो उनके प्रचार करने का मतलब ही क्या पड़ेगा? जब आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, तो उनकी बातों को आप कैसे समझ पाएंगे और कैसे धारण करेंगे? इसीलिए जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, उन्होंने भारत में बाइबल का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया था। सामान्यतः अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उसके अनुयायी अन्य भाषाओं में उसका अनुवाद कराते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देख लीजिए, भारत में अंग्रेजों के शासन के समय ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए बाइबल का भारत की अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया था। क्योंकि आपको भी पता है, जब आपके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट आता है, मान लीजिए आपसे यहाँ हिंदी धर्म के उत्तर प्रदेश में हिंदी समझते हैं आपको किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट आया, मोबाइल का मान लीजिए, मोबाइल समझ जाएंगे आप, किसी प्रोडक्ट का मान लीजिए, किसी चीज़ की प्रोडक्ट का, तो वह जब एडवर्टाइजमेंट करने आए आपसे बंगाली में एडवर्टाइज़ करे, उसका प्रचार आपसे बंगाली में करे और आपको उसकी विशेषताएं जो है वह बंगाली भाषा में बताए, तो आपको तो समझ में आएगा ही नहीं, तो आप उसको लेंगे क्यों? प्रोडक्ट लेना आपके लिए तभी होगा क्योंकि जब आप उसकी विशेषताएं समझ पाएंगे, उसके कार्य समझ पाएंगे। इसीलिए जब एडवर्टाइज यहाँ पर प्रचारित करने के लिए किसी भी धर्म को दूसरे धर्म में प्रचारित करना हो, तो अपने धर्म की भाषा को
उस धर्म की भाषा में कन्वर्ट करते हैं। आगे हम देखेंगे, अगला है हमारा ज्ञानात्मक साहित्य। ज्ञानात्मक साहित्य का क्षेत्र अनुवाद की दृष्टि से विस्तृत है। इसके प्रमुख 3 पक्ष हैं: परिचयात्मक साहित्य, समाज विज्ञान संबंधी साहित्य, प्राकृतिक विज्ञान संबंधी साहित्य। इन तीनों को हम आपको संक्षिप्त प्रकार से आपको बताते हैं कि क्या होता है, इनका पक्ष क्या है, इसके प्रमुख 3 पक्ष में क्या संक्षिप्तीकरण है, मतलब इसका अर्थ क्या है। चलिए सबसे पहले देखते हैं परिचयात्मक साहित्य। परिचयात्मक साहित्य, इसके अंतर्गत वे परिचय पत्र आ जाते हैं जो उपयोग में आने वाली विभिन्न वस्तुओं का परिचय कराते हैं। भारत में ऐसे परिचय पत्र प्रायः अंग्रेजी में मुद्रित होते हैं, जिनका भारत की विभिन्न भाषाओं में आवश्यकता अनुसार अनुवाद किया जाता है। परिचयात्मक साहित्य के अंतर्गत समाचार एजेंसियों से प्राप्त होने वाले समाचार, पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन, विज्ञप्तियाँ आदि होते हैं। देखिए आपके लगभग जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो इंग्लिश में लिखे होते हैं, उसके प्रोडक्ट का नाम भी इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, तो यह परिचयात्मक है। क्या है? परिचयात्मक साहित्य, उसका नाम इंग्लिश में लिखा रहता है, फिर आपको अनुवाद करके आप वो उसका नाम जानते हैं। अगला हमारा देखेंगे, अगला है हमारा समाज विज्ञान संबंधी साहित्य। थोड़ा यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो पाया है, नाम क्या है? समाज विज्ञान संबंधी साहित्य। समाज विज्ञान संबंधी साहित्य के अंतर्गत इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे विषय आते हैं। इनका एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद के क्षेत्र का विस्तार होता है, मतलब उस भाषा में, इतिहास में जो भाषाएं प्रयुक्त होती हैं उसका भी अनुवाद किया जाता है। अगला क्या है हमारा? प्राकृतिक विज्ञान संबंधी साहित्य। इसके अंतर्गत विज्ञान संबंधी साहित्य आते हैं रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित आदि विषयों में संबंधित विषय वस्तु का अनुवाद इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखिए गणित की भाषा भी तो थोड़ी अलग होती है, उसमें प्रयोग किए जाने वाले शब्द, और जैसे विज्ञान में आप भौतिक विज्ञान में देख लीजिए, भौतिक विज्ञान में अलग अलग शब्द होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। रसायन विज्ञान में देखिए अणु, और जैसे अलग अलग शब्द होते हैं अम्ल, क्षार, ये सब अलग अलग शब्द हैं अलग अलग विषयों के, तो उसको भी अनुवाद करने की आवश्यकता होती है समझने के लिए। आगे देखेंगे, अगला तथ्य हमारा भावात्मक साहित्य। भाव प्रधान साहित्य का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत साहित्य की विभिन्न विधाएं जैसे कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, ललित निबंध आदि आती हैं। इन विधाओं से संबंधित साहित्य का अन्य भाषाओं में अनुवाद के क्षेत्र को व्यापकता प्रदान होती है। कविता जो है, नाटक, उपन्यास, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जो लेखक कवि होते हैं वह लिखते हैं, फिर उसको अलग अलग भाषाओं में जो है वह अनुवाद किया जाता है समझने के लिए, अलग अलग देश के लोगों के लिए। जब अब देखिए विलियम शेक्सपियर जी ने जो लिखा है, उनके कुछ पोएट्रीज़ को, कुछ उनकी जो नॉवेल्स हैं उसको हिंदी में भी अनुवाद किया गया है। आगे हम देखेंगे, अगला है हमारा शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व असंदिग्ध है। आधुनिक युग विज्ञान, तकनीक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति का युग है। विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण ग्रंथ अधिकांशतः अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषाओं में मिलते हैं। भारतीय भाषाओं के माध्यम से इनका अध्ययन करने के लिए उन भाषाओं में अनुवाद करना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे देखेंगे, अगला हमारा पत्राचार। भारत बहुभाषा भाषी क्षेत्र है। यहाँ के एक प्रदेश में भी अनेक भाषा भाषी लोग रहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में भी देखिए आप, अगर पूर्वी में थोड़े लोग आपको बोलते दिख जाएंगे, क्या भोजपुरी, इधर बीच में सामान्य हिंदी, अवधी भी मिल जाएंगे कुछ लोग बोलते हुए, मतलब एक स्टेट में भी बहुत लोग एक ही भाषा नहीं बोलते। तो सोचिए हमारे देश में कितनी भाषाएं होंगी। उनके अतिरिक्त भारत में कार्यरत विदेशी कंपनियां अपनी भाषा में पत्राचार करती हैं। उनके साथ व्यापार करने वालों को कंपनी की भाषा में ही पत्राचार करना पड़ता है। इस संपूर्ण पत्राचार को सुगम और सहज बोध्य बनाने का एकमात्र विकल्प अनुवाद ही बचता है। अगला तथ्य है कार्यालय। भारत में अधिकांश कार्यालयी कर्म संपादन अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। हिंदी भाषी प्रांतों में अवश्य कार्यालय के कामकाज की भाषा हिंदी है, पर उसके साथ अंग्रेजी का भी उपयोग होता है। हर एक कार्यालय में देखिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग होता है। अहिंदी भाषा प्रांतों में तो अंग्रेजी का एक तरह से वर्चस्व है, सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोला जाता है जहाँ पर अहिंदी भाषाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश जैसे प्रांत की तो सरकारी कामकाज की मान्य भाषा अंग्रेजी है। अरुणाचल प्रदेश में जो सरकारी कामकाज होते हैं वह अभी किस में होते हैं? अंग्रेजी में। अतः हिंदी तथा अहिंदी भाषी प्रांतों के मध्य कार्यालयी पत्राचार साथ उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी आवश्यक हो जाता है। जिस भी भाषा का वह प्रदेश रहे, जिस भी भाषा का वह क्षेत्र रहे, उसको अंग्रेजी में परिवर्तित करने के लिए यह कार्य दिया जाता है। तो हर जगह अनुवाद का कार्यालय में भी कार्य लगता है।
अगला क्षेत्र है न्यायालय। भारत के न्यायालयों में किसी समय उर्दू और उसके बाद अंग्रेजी का वर्चस्व था, परंतु अब प्रादेशिक भाषाओं का भी प्रयोग होने लगा है। परंतु आज भी बड़े बड़े वकील मुकदमे की पैरवी अंग्रेजी भाषा में ही करते हैं। उच्च न्यायालयों में प्रादेशिक भाषा में लिखे गए सारे पत्र जातों का अनुवाद अंग्रेजी में करना पड़ता है। अतः भारत में न्यायिक कार्यवाही के संदर्भ में अनुवाद का विशेष महत्व है। न्यायालय में भी देखिए, आपको जो लेटर होगा, आपकी अपॉइंटमेंट होगी, आप जो सब पेश करेंगे, हर एक चीज़ हिंदी अंग्रेजी लगभग दोनों भाषाओं में रहती है, तो वहाँ पर भी अनुवाद का कार्य लगता है। आगे देखेंगे, अगला क्षेत्र है संस्कृति और कला। राष्ट्रीय स्तर पर देश के विभिन्न प्रांतों के मध्य तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के मध्य सांस्कृतिक और कलात्मक संबंध स्थापित करने में अनुवाद की विशेष भूमिका है, क्योंकि अलग अलग भाषाओं से, मतलब अलग अलग देशों में, अपने क्षेत्र में ही देख लीजिए, अलग अलग प्रदेशों से अगर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम सीखने चाहें, अलग अलग देश प्रदेशों में हमारी अलग अलग संस्कृति होती है, तो बिना समझे हम कैसे समझेंगे, मतलब करेंगे, संस्कृति को अपनाएंगे कैसे? तो संस्कृति को समझने के लिए पहले उनकी भाषा को समझना पड़ेगा, इसलिए ट्रांसलेट करना पड़ता है। एक प्रांत की संस्कृति और कला का परिचय दूसरे प्रांत के लोगों को देने के लिए उनकी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। इसी प्रकार एक देश की संस्कृति और कला का परिचय दूसरे देश को देने के लिए उस देश की भाषा का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि यह संभव नहीं है कि एक प्रांत के निवासी दूसरे प्रांत की भाषा को समझें अथवा एक देशवासी दूसरे देश की भाषा को समझें। इस स्थिति में अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। आगे देखेंगे, अगला तथ्य हमारा है संचार। जनसंचार के माध्यम का अभूतपूर्व विकास आधुनिक युग की प्रमुख उपलब्धि है। समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन महत्वपूर्ण और लोकप्रिय संचार माध्यम है। इनका प्रसार देश के विभिन्न भागों में होता है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियां जैसे रॉयटर आदि अन्य देशों की भाषाओं में छपे हुए और प्रसारित समाचार आदि को अनुवादित कराकर अपने ग्राहकों को प्रेषित करते हैं। आकाशवाणी के कार्यक्रम में तो अनुवाद की प्रमुख भूमिका है। इसके द्वारा भारत की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में वार्ता प्रसारित की जाती है। इनका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद तैयार किया जाता है। इसी प्रकार दूरदर्शन के क्षेत्र में इसका व्यापक विस्तार हुआ है। न जाने कितने चैनल दूरदर्शन के माध्यम से अपने कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं और विभिन्न भाषाओं में कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए उन्हें अनुवाद का ही सहारा लेना पड़ता है। आगे देखेंगे, हमारा अंतिम तथ्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अनुवाद का महत्वपूर्ण क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के वक्तव्य संवाद अधिकतर अपनी भाषा में होते हैं। अतः जिस देश में वे अपना वक्तव्य देते हैं तो द्विभाषिया उस देश की भाषा उनका अनुवाद प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार लगभग सभी प्रमुख देशों में अन्य देशों राजपूत नियुक्त किए जाते हैं और उनके कार्यालय भी स्थापित होते हैं। ये राजदूत अधिकांशतः अपनी विचार अभिव्यक्ति के लिए अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। अतः संबंधित देश में उनके विचारों को स्पष्ट करने के लिए अनुवाद की व्यवस्था की जाती है। इतना ही नहीं, दो देशों के मध्य पारस्परिक समझ और मित्रता को बढ़ाने में भी अनुवाद का महत्व होता है। जैसे एक देश को दूसरे देश से संबंध स्थापित करना हो तो वह कैसे करेंगे, और वहाँ के जो राजदूत आते हैं वह, जैसे हमारे भारत देश का राजदूत मान लीजिए चीन में जो है, वह चाइनीज़ भी जानता है, मतलब चीन की जो भाषा है वह भी जानता है और हमारी हिंदी की भाषा जानता है। तभी वह वहाँ की बातें यहाँ पर हमें बताता है ट्रांसलेट करके ही, और यहाँ की हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर देता है। मतलब हम लोग जो नोटिफिकेशन के टाइप वहाँ पर भेजते हैं, जो सूचना, वह वहाँ के लोगों को उनकी भाषा में समझाता है। तो यह अनुवाद का क्षेत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुवाद में आप देख सकते हैं तरह तरह के बदलाव आए हैं, अनेक मशीनें भी आ गई हैं। जैसे कि आप हिंदी समझते हैं, कोई सामने इंग्लिश बोल रहा है, कान में वह मशीन लगा लीजिए, बोलेगा इंग्लिश में, आपको सुनाई किस में देगा, हिंदी में। तो ये अन्य तरीके की मशीनें आ गई हैं। हमारा विज्ञान जगत बहुत आगे बढ़ गया है। हमने आज क्या देखा, अनुवाद के क्षेत्र कौन कौन से हैं, बहुत अच्छे से समझा। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको यह समझ में आ गया होगा। आपको अनुवाद के क्षेत्र में इससे बाहर कोई भी प्रश्न देखने को आपकी परीक्षा में नहीं मिलेगा, और आपको यह नोट्स भी टेलीग्राम पर प्राप्त करा दी जाएगी। वीडियो देखने के बाद एक बस रिवीजन मात्र आप वहां पर अगर अपने आप से कर लेते हैं तो आपको यह भूलेगा भी नहीं। और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।